फास्ट। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है हमको, ठीक है। वैसे आप साथ में पढ़ते भी चल रहे हैं ना, याद भी करते चलना है आपको। नोट्स आपके पास है। चलो पहले कुछ एमसीक्यूज जो है ना वो अपन देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अच्छा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है, हमने पहले ही पढ़ा था। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस या ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी ये तो हो गया। निम्न में कौन सा भौतिक, अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं दिए है ना, भौतिक परिवर्तन बताना, ये आगे पढ़ लेंगे हम। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल्ट वाइज, ठीक है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4। अब ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, Fe2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, फेरस अलग हो रहा है, मतलब कि एल्यूमिनियम ने फेरस को विस्थापित कर दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। विस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर हो रही है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या बोलते हैं, और जिसमें रिलीज होती है वो ऊष्मा क्षेपी। अब क्या है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना। अच्छा ये एक इक्वेशन भी बताऊंगी मैं आपको इसकी, एक क्वेश्चन में आएगा ये। खाद्य पदार्थ जो होता है ना ग्लूकोज, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है और साथ में हमको ऊर्जा मिलती है। ये हमारी डेली लाइफ में होने वाली प्रोसेस है श्वसन, वो वाली क्रिया का उदाहरण दिया है ये, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसका क्वेश्चन आएगा एक, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थ जो है वो उपचयित होते हैं और ब्रेक डाउन होकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ में उसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। हाँ अपन पढ़ेंगे उसको, है ना, वेट। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, देखो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है ये। देखो, जल की आप बिना बुझे चूने से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। जल जो है उसकी क्रिया करेंगे बिना बुझा चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा निकलेगी ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऊष्माक्षेपी। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, वही बराबर वही क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कर देंगे तो ऊष्माक्षेपी हो गई। वही कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो बिना बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बर्फ का पिघलना, ठीक है। अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात की थी। भौतिक परिवर्तन में जो चेंज हुआ है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको दोबारा से आप अभिकारक जो है उसमें बना सकते हो। लेकिन रासायनिक में क्या होगा, जो नई चीज बन जाएगी, जो उत्पाद बना, उसको दोबारा से आप अभिकारक वाली स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, है ना। हाँ, और जो मोमबत्ती वाला उदाहरण मैंने आपको बताया था ना, वेरी गुड, वो दोनों ही परिवर्तन होता है, उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन। उसका दहन हो रहा है रासायनिक है, और वो दहन होकर मोम बनाती है, वैक्स, वो दोबारा से मोमबत्ती बनता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक, है ना। तो दोनों ही परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, जब लोह चूर्ण मतलब फेरस पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्ट करवाएंगे। ये वाला, ये जो टाइप है ना, ये अपन जो सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें अपन करते हैं कि अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं तो क्या होता है। जब अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसका क्लोराइड सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है, आयन क्लोराइड बन रहा है। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस और ये लवण मतलब कि सॉल्ट, ठीक है। तो जब लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो ये निश्चित है, जब आप धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाओगे तो लवण बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सॉल्ट बन गया, आयन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये सेकंड चैप्टर में आएगा अभी, ठीक है। लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। अब जो फैट कंटेनिंग आइटम्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विकृत गंधता, है ना, पढ़ा है ना हमने। फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, यस। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल का अनुपात याद रख लो।
उसका अनुपात क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर में, 2:1। ठीक है। जल का विद्युत, ये तो पढ़ लिया अपन ने ना, ये वाला पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है ना। तो ये अपन ने पढ़ा है, कौन सी अभिक्रिया है ये, वियोजन अभिक्रिया। और वो कौन सी वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश दिया तो बनेगा सिल्वर, और सिल्वर क्लोराइड जो है अपन ने देखा था, उसको अपन ने क्या दिया था, देखो एक बार देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड था या सिल्वर ब्रोमाइड था, है ना। जब आप इसको क्या देंगे, सूर्य का, तो टूट जाएगा सिल्वर में, और देखो यहाँ पर Cl होता है ओनली, है ना, तो ये टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है। और इसी तरीके से हमने सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी करा था, Br लग जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है, और कौन सा वियोजन होता है, ये प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सारे क्वेश्चंस जो है वो आप पढ़ चुके हो नोट्स में, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, और किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण आपको देना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाना, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभिकारक में जो सब्सटेंस है और उत्पाद में जो है उनके प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, या बोल सकते हैं सूत्रों का यूज किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है कोई रासायनिक समीकरण। कोई एक उदाहरण आप लिख सकते हो, H2+O2 H2O लिख दो, है ना। और भी बहुत सारे हमने पढ़े हैं, है ना। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन कहते हैं। याद रख लेना, एक ही उत्पाद बनेगा। अमोनिया और ये HCl NH4Cl बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एक उत्पाद हो गया, तो ये संयोजन हो गया। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। हमें पता है वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, और ये 3 प्रकार से होती है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है। जिसमें ऊष्मा देकर तोड़ेंगे वो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश देकर तोड़ेंगे प्रकाशीय वियोजन, विद्युत देकर तोड़ेंगे विद्युत वियोजन। देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण आपका लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पढ़ा है हमने अभी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया में धातुएं अधातुएं दोनों भाग लेती हैं, धातुएं भी और अधातुएं भी। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही वाला उदाहरण हमने किया था ना, Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कॉपर को हटा देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा, कॉपर हट जाएगा, कम अभिक्रियाशील तत्व अलग हो जाएगा। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक 2 नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का क्या करते हैं, 2 प्लस वाला 2 माइनस वाले के साथ, 1 प्लस वाला 1 माइनस वाले के साथ, इस तरीके से जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही वाला उदाहरण हमने लिखा था, बेरियम जुड़ेगा सल्फेट के साथ, क्योंकि बेरियम के ऊपर होता है 2 प्लस चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस चार्ज। सोडियम जुड़ेगा क्लोरीन से, है ना, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर होता है 1 प्लस और क्लोरीन के ऊपर होता है 1 माइनस। ये मैंने आपको सिखाया भी था, याद करो। याद कीजिए, हमने यही वाली रिएक्शन की थी। कौन सा वाला कर रहे थे हम, ये रहा है ना, ये था ऐसा BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बन रहा है, BaSO4 प्लस NaCl ट्वाइस, है ना। देखो यहाँ पे हमें पता है बेरियम के ऊपर 2 प्लस है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, तो ये 2 प्लस वाला 2 माइनस वाले के साथ कंबाइन होगा, और सोडियम के ऊपर 1 प्लस है और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस है, तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ, 1 प्लस वाला 1 माइनस वाले। ठीक है। आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो जाए।
वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, या ऐसा बोल लो वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, वो अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। साथ में अपचयन उपचयन भी बोल सकते हो या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उपापचयन भी बोल सकते हो ना। जैसे यहाँ पे देखो फेरस के साथ ऑक्सीजन पहले जुड़ी हुई थी लेकिन यहाँ पे हट गई, तो ऑक्सीजन हट रही है मतलब कि अपचयन। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो और ऑक्सीजन जुड़ गई है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा उपचयन, ठीक है। और इसका क्या हुआ है अपचयन। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। यही वो क्वेश्चन है जो मैं बता रही थी आपको अभी, फूड का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास में आपको बताया था, जब हमने कुछ अभिक्रिया लिखा था दैनिक जीवन में होने वाली, तो अपन ने श्वसन भी लिखा था, है ना। श्वसन क्या होता है, यदि आप लोग से मैं पूछूंगी तो क्या आंसर देंगे। हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प के हाँ उत्पाद बनाती है ना जो, उत्पाद बनाती है इसे। सुनिए देखो श्वसन सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने ऑक्सीजन लिया और CO2 को छोड़ा, ये तो श्वासोच्छ्वास हो गया, वो हो गया ब्रीथिंग हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, हमें श्वसन का पूरा प्रोसेस देखना है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले भी समझाया है और अभी जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी समझेंगे, उसमें पूरा है ये डिटेल में, है ना। श्वसन बायो का ही टॉपिक होता है श्वसन। तो क्या है, जो आप खाना खाते हो वो शरीर के सारे सेल्स में जाता है। खाने को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जो आपने खाया है, ग्लूकोज लिया है, अब उसमें ऑक्सीजन जो आप लेते हैं वो जाके जुड़ती है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। मतलब उसका उपचयन होता है, उसका उपचयन होता है तो क्या होता है, उत्पाद में हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी निकलता है और साथ में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी, है ना। ऊष्माक्षेपी बोल रहे हैं ना, ऊष्माक्षेपी होगी, है ना। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसीलिए बोला जाता है। अब वहीं से वो CO2 आई है जिसे हम एक्सेल कर रहे हैं। पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज में जुड़ी ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन हुआ, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप बाहर कर दोगे और वो ऊर्जा मिल गई है हमको जो हमें चाहिए थी, है ना। तो देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वसन एक मंद दहन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब इसमें पता है क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जो खाना आप खाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज होता है, उसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ जाती है तो वो टूटकर बनाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जलवाष्प बनती है, वाटर, एवं ATP के रूप में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिससे आप सारे काम कर रहे हो। आपको एनर्जी चाहिए ना, यहीं से मिल रही है। लेकिन तब तक नहीं मिल रही है, तब तक उसका क्या नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ना जरूरी है, तब जाके उसका रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो ऊर्जा निकल रही है इसीलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। ऊर्जा निकल रही है इसलिए। कितने क्वेश्चन हैं टोटल, 20 है, चलो हो जाएंगे। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अच्छा मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट देखा था क्या, देखो क्या होता है, नहीं दिखाया मैंने बुक में, मैं दिखा दूंगी आपको, बुक में भी है ना मैग्नीशियम रिबन वाला। क्या है सुनना, होता क्या है, ऐसे सुन लो। जो मैग्नीशियम का तार या रिबन कुछ है ना, आप क्या करोगे, उसको जलाओगे तो वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अभिक्रिया कौन सी वाली होती है, देखो जो मैग्नीशियम है, बुक में मैं आपको उसका फोटो भी दिखाऊंगा। मैग्नीशियम आपने लिया, इसको आप जला रहे हो किसके प्रेजेंस में, अच्छा जलाना बोल दिया तो आपको पता है दहन के लिए इसेंशियल गैस कौन सी होती है, और ये जल के क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। ये 2 था, इसको 2 करा मैंने, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। बट ये उसका एक्सपेरिमेंट हो गया कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है, ये अभिक्रिया हो गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप मैग्नीशियम को जला के बताओ या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर बताओ, आपसे तो ये पूछ रहा है वो कि मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो पहले साफ क्यों किया जाता है, ताकि वो
चेन में आसानी से संयोग हो सकता है। देखो होता यह है कि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ये एक मेटल है। अब जब आप मैग्नीशियम को लेकर आओगे, अब मैग्नीशियम तो बहुत टाइम से वो बना हुआ जो भी है, तो एकदम फ्रेश नहीं है ना कि उस पर किसी की क्रिया ही नहीं हुई हो, है ना। इस पे ऑलरेडी किसी चीज की क्रिया हो चुकी है। मैग्नीशियम आप लेकर आओगे तो देखो बाहर के एनवायरमेंट में धातुएं तो अभिक्रिया कर ही लेती हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, एसिड, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो ये मैग्नीशियम जो आप लेकर आते हो ना जलाने के लिए, मान लो, तो ऑलरेडी इसमें क्या जुड़ी हुई है, Gases। ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। चलिए ध्यान दीजिए, अब पे अटेंशन। हम क्या बात कर रहे थे कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको आप जला रहे हो तो उसको आपको पहले साफ करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये एक रिएक्टिव मेटल है, इस पे ऑलरेडी जलाने से पहले ही एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है। बनी हुई है। मतलब ऑलरेडी मैग्नीशियम जो आप लेकर आए हो वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, क्योंकि उसमें क्या बन चुकी है, ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। और जब आप इसको बिना साफ किए जलाओगे तो ये ऑक्सीजन की जो लेयर है, जो मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर बनी हुई है ऑक्साइड की, ऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है वो क्या करेगी, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकेगी। मतलब उसका दोबारा से ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। नहीं होने देगी। और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप जो मैग्नीशियम लाए हो बर्न करने के लिए, बर्न करने के लिए जो आप लेकर आए हो उसमें तो ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, और आप उसको दोबारा से फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये लेयर उसको दोबारा से ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। नहीं होने देगी, और जिससे क्या होगा, ये नहीं जल पाएगा सही से। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्साइड के लेयर को क्लीन करना पड़ेगा, ये ऑक्साइड के लेयर को हटाना पड़ेगा, और तब आप ऑक्सीजन से के साथ आप बर्न करोगे तो आपका MgO अच्छे से मिल जाएगा आप। ठीक है, तो अब आप पढ़ते हैं हम ये क्वेश्चन। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा होता है, ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि वो लेयर जो है ऑक्साइड की वो हट जाए, ताकि आसानी से ऑक्सीजन के संयोग कर सके। और वो लेयर हट जाएगी तो इजीली ऑक्सीजन से संपर्क कर लेगी, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है तो वो दोबारा से ऑक्सीडेशन नहीं कराएगी। नहीं होने देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। इसलिए उस लेयर को आपको रेगमाल से साफ करना पड़ेगा, देन जलाना पड़ेगा, तो ये इजीली रिएक्शन करेगी, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होने देगी। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, टू सिंपल, हमें पता है, कोरोजन। पेंट करने से लोहे के पदार्थ पर के ऊपरी भाग जो छुप जाता है, पेंट करने से ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, और जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग से बचा सकते हैं। अगला देखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी हमें पता है, विकृत गंधित होने से बचाने के लिए, है ना। क्योंकि खाने में जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनमें जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उनके स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, जो खाने के लिए नहीं होता, है ना, खाने लायक बचता नहीं है। तो इसलिए उसको नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, जो कि उसको जल्दी से ऑक्सीडाइज होने से रोके, है ना। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखना। अच्छा देखो, ये भी है कि आप तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखो जहां पे ऑक्सीजन ना लग पाए, उपचयन की गति धीमी हो जाती है उससे। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे वही। जब वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ या सामग्री लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपचयित होकर स्वाद और गंध को खो देता है और विकृत गंधित हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को जब वायु के संपर्क में आ जाते हैं बहुत ज्यादा ही एक्सेस, तो ये इनके स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है, विकृत गंधित हो जाते हैं, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधित। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। 9th क्लास में एक रूल था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
इसमें ये होता है ना तो आप पदार्थ को बना सकते हो ना आप उसको मिटा सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में। कोई चीज जितनी है उतनी ही रहेगी। अभिक्रिया के बाद ऐसा नहीं होगा कि पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ना तो आप पदार्थ की मात्रा को बढ़ा सकते हो ना तो आप घटा सकते हो। मतलब ना तो आप बना सकते हो ना तो मिटा सकते हो, है ना। मैटर को हाँ रूप चेंज हो सकता है, नया पदार्थ बन जाएगा लेकिन क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए, है ना। नई चीज जरूर बनेगी। और बहुत सारी चीजें जैसे अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है, तापमान बदल सकता है, साथ में हीट का इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, बट क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। यही बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास को ना तो आप बना सकते हो ना मिटा सकते हो किसी अभिक्रिया में मैटर को, है ना। तो देखो संतुलित रासायनिक समीकरण वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो। मतलब जो मात्रा अभिकारक में हो वही किसमें हो, उत्पाद में हो, समान हो। अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान हो। तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें एक लाइन और एड ऑन कर लो। आपसे ये पूछा है ना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसमें एक लाइन और ऐड ये कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए या उसे संतुष्ट करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक है। ये लाइन और एड ऑन कर लेना, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 आप डिटेक्ट कर पाएंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें। चलिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब याद रखो बहुत सिंपल है ये, ध्यान दो जरा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोना है, ये पढ़ा है हमने। अभिक्रिया ये हो रही है, कॉपर सल्फेट ले लिया, उसमें क्या डाल दिया, लोहा डाल दिया। हाँ लोहे की कील लोहा, तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर। मतलब हमें ये तो पता चल गया अभिक्रिया कौन सी हो रही है, विस्थापन। लोहे ने कॉपर को विस्थापित करके बना लिया फेरस सल्फेट, तो रंग तो चेंज होगा ही, क्योंकि पहले विलयन में क्या था, कॉपर सल्फेट था, अब विलयन में क्या है, फेरस सल्फेट है, तो कलर तो चेंज होगा क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले, कॉपर सल्फेट रहेगा तो नीला था, से बदलकर हरा, मतलब फेरस सल्फेट बन गया तो वो हरा हो जाता है। क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है और वो क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, करने की क्षमता रखता है, तथा क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। तो जो कलर नीला था, नीला जो कॉपर सल्फेट था वो लोहे के द्वारा विस्थापित होने के कारण हरा क्या बन गया, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बन गया, बनाता है। ठीक है, अगला देखो, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण से बचाने के दो उपाय बताइए। पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ लिया हमने। जब धातु को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति, अब बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। जब आप किसी मेटल को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो गैसेस से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा। नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसकी सरफेस जो है सरफेस कंपाउंड्स बना लेता है, लगती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं पर इस इंग्लिश में। लोहे की वस्तुओं को पेंट करना, बचाव के उपाय भी पूछा है ना, तो लोहे को पेंट कर दो या तेल या ग्रीस लगाकर, ग्रीस की परत चढ़ा दो, तेल लगा दो, है ना, डायरेक्टली कांटेक्ट ना होने पाए, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा दो उसको, तो क्या होगा, उसकी सरफेस बच जाएगी जंग लगने से। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, अघुलनशील लवण बनता है जो पानी में ना घुल पाए, वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया होती है और सफेद रंग का कोई पदार्थ बनता है जो जल में अविलय होता है, अघुलनशील होता है,
ये अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अविलेय पदार्थ को क्या बोलेंगे? और अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अवक्षेपण। ठीक है, तो जो अविलेय पदार्थ बना है वो अवक्षेप हो गया, और अभिक्रिया जो हुई है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल ही देखा था अपन ने, है ना। इसमें जो सोडियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, दो विलयनों को मिला दिया ना आपने, क्या बोल रहे हैं? दो विलयनों को मिलाना है, तो मिलाया तो क्या बना? ये बेरियम जुड़ गया सल्फेट के साथ, वही द्वितीय विस्थापन में देखा था, सोडियम जुड़ गया था क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये तो विलयन ही रहा, लेकिन ये सॉलिड बन गया, मतलब कि ये क्या हो गया? सॉलिड है। सॉलिड है मतलब पानी में घुल नहीं सकता, मतलब अविलेय अवक्षेप बन गया, अविलेय लवण बन गया जो श्वेत रंग का है, अविलेय है, पानी में अघुलनशील है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? अवक्षेप। ठीक है, इसको द्वितीय विस्थापन में भी हमने लिखा था, आयनों का आदान प्रदान होता है बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ, है ना। तो ये अविलेय होता है जो बेरियम सल्फेट बनता है, अविलेय लवण, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और बचे, फटाफट से करते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? हमने दोनों ही पढ़ा है। वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा बनाता है, और संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाता है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए वियोजन को संयोजन से विपरीत कहते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? समीकरण लिखो, सिंपल। विस्थापन में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद का यौगिक बना लेता है, और द्विविस्थापन में पदार्थ का निर्माण, जो उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके, जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम को पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। अंतर हो गया। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन का योग या ह्रास मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हटना अपचयन। तो देखो, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दोनों याद रखो, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन का ह्रास होना, उपचयन हो गया। और अपचयन कब होगा? इसके विपरीत पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन। ठीक है, चलिए ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। कितना सिंपल है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माशोषी में शोषण हो रहा है ऊष्मा का। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो उदाहरण, हमने वही चूने में, चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्माक्षेपी हो गया, है ना। और एक ऊष्माक्षेपी अपन ने शोषण वाला भी देखा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और ऊर्जा निकलेगी, तो ये भी ऊष्माक्षेपी हो गया। आपको एक और बताया था मैंने, मीथेन का जब दहन करेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, CH4 वाला बताया था। जैसे घर पे भी आप LPG का दहन कर रहे हो तो वो क्या लास्ट में CO2 भी निकल रही है, वाटर भी निकल रही है, और क्या दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है, जिससे हम खाना बनाते हैं, है ना। चलिए, ऊष्मा शोषी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, चलो फाइनली आपका पूरा डन हो गया है चैप्टर भी, और अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और रिएक्शन बैलेंस अपन कर चुके हैं। ठीक है।